अध्याय 9 नौसैनिक उद्यम। शिवाजी के शासन का विस्तार पश्चिमी घाटों से होते हुए कोंकण के तटीय जिले तक हुआ, जिससे उनका संपर्क हमारे पश्चिमी समुद्र तट की समुद्री शक्तियों से हुआ। इनमें प्रमुख थे जंजीरा के सिद्दी या अबीसिनियाई, जो बंबई से 45 मील दक्षिण में एक चट्टानी द्वीप है और राजपुरी खाड़ी के मुहाने की रखवाली करता है। इसके आधा मील पूर्व में मुख्य भूमि पर राजपुरी शहर स्थित है और राजपुरी खाड़ी से 2 मील दक्षिण पूर्व में डंडा है। लेकिन इन दोनों शहरों को एक ही स्थान माना जाता है और ये सिद्दियों की भूमि संपत्ति का मुख्यालय थे, जो आधुनिक कोलाबा जिले के अधिकांश हिस्से में फैला हुआ था। इसी क्षेत्र से जंजीरा सरकार को पोषित करने वाले राजस्व और रसद प्राप्त होते थे। 16वीं शताब्दी के आरंभ में यहाँ एक अबीसिनियाई उपनिवेश बस गया था। उनमें से एक ने 17वीं शताब्दी के आरंभ में अहमदनगर के सुल्तानों के अधीन दंडराजपुरी का गवर्नर पद प्राप्त किया। लेकिन उस राजतंत्र के विघटन और पश्चिमी घाटों के पार राज्य की सबसे बाहरी सीमा पर स्थित जिले की स्थिति ने सिद्दी लोगों के लिए केंद्रीय सत्ता से व्यावहारिक रूप से स्वतंत्र होना आसान बना दिया। इसलिए जब 1636 की विभाजन संधि ने पश्चिमी तट बीजापुर को दे दिया, तो उस सरकार ने सिद्दी सरदार को जिले में अपना प्रतिनिधि माना, उसे वजीर के पद पर पदोन्नत किया और नागोठना से बनकोट तक पूरे समुद्र तट का प्रभार उसे सौंप दिया, बशर्ते कि वह बीजापुर के व्यापार और समुद्र में मक्का तीर्थयात्रियों की रक्षा करे। चूंकि सिद्दी एक छोटा सैन्य अभिजात वर्ग था जो एक विशाल विदेशी आबादी पर हावी था, इसलिए उनके संविधान में सबसे योग्य व्यक्ति के शासन का प्रावधान था और किसी सरदार की मृत्यु पर उसका पुत्र नहीं बल्कि बेड़े का पहला अधिकारी गवर्नर पद पर आसीन होता था। अबीसिनी मुस्लिम जातियों में साहसी, कुशल और साहसी नाविक और समुद्र में सबसे कुशल योद्धा थे, जबकि उनके साहस और ऊर्जा, उनके शांत स्वभाव और कमान की शक्ति के कारण उन्हें सैनिकों और प्रशासकों के रूप में उच्च सम्मान प्राप्त था। जंजीरा के सिद्दी सरदार ने एक कुशल बेड़ा बनाए रखा और 17वीं शताब्दी के दौरान उन्हें आधिकारिक तौर पर पहले बीजापुर और बाद में मुगल साम्राज्य के एडमिरल के रूप में मान्यता प्राप्त थी। पश्चिमी तट पर कोई भी देशी शक्ति नहीं थी जो समुद्र में उनका मुकाबला कर सके। कोंकण के स्वामी के लिए यह आवश्यक था कि सिद्दी को या तो सहयोगी बनाया जाए या उन्हें शरारत करने के लिए शक्तिहीन बना दिया जाए। शिवाजी ने पाया कि जब तक वह एक मजबूत नौसेना नहीं बनाते, उनका विदेशी व्यापार नष्ट हो जाएगा और समुद्र तट पर और कुछ दूर तक अंतर्देशीय क्षेत्र में उनकी प्रजाजाति, धर्म और भाषा से अपरिचित समुद्री डाकुओं के झुंड की इच्छा से निरंतर लूट, दास्ता, अत्याचार और कत्लेआम का शिकार बनी रहेगी। पश्चिमी तट की असंख्य खाड़ियां और नौगम्य नदियां, जहां स्वाभाविक रूप से समृद्ध बंदरगाहों और व्यापार केंद्रों के विकास को बढ़ावा देती थीं, वहीं उनकी सुरक्षा के लिए यह अनिवार्य रूप से आवश्यक था कि उनके स्वामी समुद्र पर शासन करें। दूसरी ओर जंजीरा के स्वामी के लिए दंडराजपुरी और उसके निकटवर्ती जिले पर कब्जा उसके अस्तित्व के लिए आवश्यक था। दोनों के राजनीतिक अलगाव ने युद्ध को उसके लिए एक आर्थिक आवश्यकता बना दिया। 1661 तक एबिसिनियाई लोगों पर मराठों की विजय। 1648 में शिवाजी ने ताला, भोंसला और रायरी या रायगढ़ के किलों पर कब्जा कर लिया था, जो सिद्दी के क्षेत्र में स्थित थे, लेकिन रायरी के पास अभी भी दंडराजपुरी और आसपास की अधिकांश भूमि थी। दोनों शक्तियों के बीच लगातार झड़पें होती रही होंगी, जिससे कोलाबा जिले के पूर्वी और पश्चिमी भागों पर कब्जा हो गया, लेकिन उनका कोई रिकॉर्ड हमारे पास नहीं आया है। सिद्दी के पास जमीन पर नियमित मराठा सेनाओं का सामना करने के लिए बहुत छोटी सेना थी और ऐसा लगता है कि उन्होंने खुद को गुप्त छापे मारने और शिवाजी के गांवों में छोटी मोटी शरारतें करने तक ही सीमित रखा था, जैसा कि मराठा इतिहासकार द्वारा सिद्दी को घर में चूहों जैसा दुश्मन बताए जाने से स्पष्ट है। संभवतः यूसुफ खान ने बहुत कम सक्रियता दिखाई, जिसने 1642 से 1655 तक जंजीरा पर शासन किया। लेकिन उसका उत्तराधिकारी फतेह खान एक साहसी, सक्रिय और योग्य नेता था। 1659 में जब अफजल खान एक दुर्जय बीजापुरी सेना के साथ पूर्व से शिवाजी पर आक्रमण कर रहा था, फतेह खान ने अपनी सेना वापस पाने के अवसर का लाभ उठाया और ताला की घेराबंदी कर दी। लेकिन बीजापुर सेना के विनाश अक्टूबर की खबर सुनकर वह जल्दी से पीछे हट गया। अगले वर्ष जब अली आदिल शाह द्वितीय ने शिवाजी के विरुद्ध अभियान शुरू किया, जो पन्हाला किले में घिरे हुए थे,
तो फतह खान ने कोंकण पर अपना आक्रमण फिर से शुरू कर दिया। बीजापुर के एक वफादार जागीरदार वादी के सावंत ने सिद्दियों के साथ सहयोग किया। एक हठी युद्ध के बाद सावंत और बाजीराव पासलकर, शिवाजी के सेनापति, दोनों एक ही युद्ध में मारे गए और मराठा अपने अड्डे पर वापस लौट गए। स्थिति को पुनः प्राप्त करने के लिए शिवाजी ने रघुनाथ बल्लाल अत्रे के नेतृत्व में 5 से 7 हजार सैनिकों की एक बड़ी सेना भेजी, जो समुद्र तट पर पहुंच गई। मराठों ने बारिश के दौरान भी अभियान जारी रखा और लंबी घेराबंदी के बाद दंडराजपुरी किले पर कब्जा कर लिया। जुलाई या अगस्त 1661 और अपनी सफलता के बाद जंजीरा पर ही बैटरी खोल दी, लेकिन तोपखाने की कमजोरी ने इस समुद्र घेरे चट्टान पर उनके प्रयास को विफल कर दिया। बीजापुर से राहत की उम्मीद न रखते हुए सिद्दियों ने रघुनाथ से शर्तें मांगी और औपचारिक रूप से दंडराजपुरी सौंप दी। इस प्रकार मुख्य भूमि पर सिद्दियों के लिए कोई गढ़ नहीं बचा, लेकिन यह शांति संभवतः लंबे समय तक नहीं चल सकी। सिद्दियों के लिए कोलाबा क्षेत्र के नुकसान का मतलब था भुखमरी और दूसरी ओर शिवा की जंजीरा पर कब्जा करने और पश्चिमी तट पर अपनी पकड़ पूरी तरह से सुरक्षित बनाने की आजीवन महत्वाकांक्षा थी। जल्द ही फिर से शत्रुता शुरू हो गई। सिद्दियों ने तट पर अपनी लूटपाट फिर से शुरू कर दी, जबकि शिवा हर साल शुष्क मौसम में जंजीरा पर हमला करता रहा, लेकिन सफल नहीं हुआ। कोलाबा तट पर मराठों की विजय अब एक प्रांत में संगठित हो गई और एक योग्य वायसराय व्यंकोजी दत्तो के अधीन आ गई, जिसके पास 5 से 7 हजार सैनिकों की एक स्थायी टुकड़ी थी। सभा 68। उसने एक महान भूमि युद्ध में सिद्दियों को पराजित किया, उन्हें मुख्य भूमि से पूरी तरह बाहर कर दिया, दंडराजपुरी की सुरक्षा में सुधार किया, उस पर स्थित एक पहाड़ी को किलाबंद करके और किलों की एक श्रृंखला जैसे बिरवाड़ी और लिंगाना का निर्माण किया, जिसने उस क्षेत्र में सिद्दियों की लूटपाट को प्रभावी ढंग से रोका। इस पर सिद्दियों को अपना पेट भरने के लिए रत्नागिरी जिले के दक्षिण में स्थित गांवों और बंदरगाहों पर अपनी समुद्री डकैती का निशाना बनाना पड़ा, जो अब शिव के अधीन आ गए थे। इसलिए मराठा सरदार ने अपने तट की सुरक्षा और जंजीरा पर विजय के लिए नौसेना बनाने का संकल्प लिया, जो उसके लिए एक कांटा बनी रही। शिवाजी की नौसेना का वर्णन। मराठी इतिहास में शिवाजी के बेड़े में विभिन्न आकार और वर्गों के 400 जहाज शामिल बताए गए हैं, जैसे कि घुरब, बंदूक नौकाएं, तरंडी, तरंबे, गल्लीवत, शिबर, पगार, मंचवा, बभोर, तिरकटी, पाल और दुबारे। इनकी कीमत लगभग 5 या 10 लाख रुपए बताई गई है, लेकिन अंग्रेजी रिपोर्टों में इनकी संख्या कभी भी 160 से अधिक नहीं, बल्कि आमतौर पर केवल 60 बताई गई है। इन्हें 2 स्क्वाड्रनों, यदि हम मराठी विवरणों को स्वीकार करें तो प्रत्येक में 200 जहाज में विभाजित किया गया था और इनकी कमान 2 एडमिरलों के पास थी, जिन्हें दरिया सारंग, समुद्री कप्तान और माई नायक या मियां नायक की उपाधियां प्राप्त थीं। बंबई तट पर स्थित अनेक खाड़ियों ने इस क्षेत्र के अनेक निम्न जाति के हिंदुओं, जैसे कोली, संधार, वाघेर और अंग्रिया के मराठा वंश में समुद्री यात्रा और नौसैनिक युद्ध में वंशानुगत कौशल विकसित कर लिया था। मालाबार समुद्री डाकू अंग्रेजों के लिए भी आतंक का कारण थे। उनमें से शिवा ने अपने दल की भर्ती की और बाद में उन्होंने उनमें मुसलमानों का एक दल भी शामिल कर लिया, विशेष रूप से मिस्री नामक एक असंतुष्ट सिद्दी और दौलत खान। शिवाजी की नौसेना ने तुरंत कनारा और गोवा के तटों को लूटना शुरू कर दिया और उनके लिए भारी मात्रा में लूट का माल लाया, जो उनकी थल सेना की तरह था। वे अक्सर सिद्दी बेड़े से लड़ते थे, लेकिन सिद्दी बेड़े ने कुल मिलाकर अपना प्रभुत्व बनाए रखा। हम यहाँ शिवाजी के व्यापारिक समुद्री क्षेत्र के बारे में जो कुछ निश्चित रूप से ज्ञात है, उसे दर्ज कर सकते हैं। उत्तरी कोंकण के बंदरगाहों पर कब्जा करने के तुरंत बाद उन्होंने अपने दम पर विदेशी व्यापार शुरू कर दिया। 1660 के आरंभ में उसने राजापुर में अफजल खान के कुछ कबाड़ जब्त कर लिए और उन्हें अपने इस्तेमाल में ले लिया। फरवरी 1663 में सूरत के अंग्रेजों ने रिपोर्ट दी कि वह मोचा, पश्चिमी अरब में के साथ व्यापार के लिए काफी भारी माल से लदे 2 जहाजों को तैयार कर रहा था और राजापुर नदी से 2 मील ऊपर जैतापुर में तूफान या खराब मौसम के कारण उसके तट पर बह आए काफी कीमती माल लाद रहा था।
2 साल बाद 12 मार्च 1665 वे लिखते हैं कि उसके पास मौजूद 8 या 9 दक्कन के सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाहों में से प्रत्येक से वह फारस, बसरा, मोचा आदि के लिए सालाना 2 या 3 या उससे ज्यादा व्यापारिक जहाज भेजता था। फिर हमें पता चलता है कि अप्रैल 1669 में कारवार तट पर एक भयंकर तूफान ने उसके कई जहाजों और चावल की नावों को नष्ट कर दिया। उनमें से एक जहाज बहुत ज्यादा लदा हुआ था। मराठा नौसेना के कार्य 1664 से 1665। मराठा नौसैनिक शक्ति के उदय ने सिद्दियों, अंग्रेज व्यापारियों और मुगल सम्राट दोनों को चिंतित कर दिया। 26 जून 1664 को सूरत के सूत्रों ने बताया कि शिवा किसी अज्ञात क्षेत्र पर आक्रमण के लिए 60 फ्रिगेटों का एक बेड़ा तैयार कर रहा था। संभवतः उस बंदरगाह से संबंधित सभी जहाजों और कबाड़ियों को आश्चर्यचकित करने और बसरा और फारस से लौटते समय उन्हें रोकने के लिए या अहमदाबाद पर आक्रमण करने के लिए कैम्बे खाड़ी, साबरमती तक एक सेना को ले जाने के लिए। नवंबर के अंत में पता चला कि बेड़ा भटकल भेजा गया था ताकि कनारा पर आक्रमण में उसकी सेना का सहयोग किया जा सके। अंग्रेज राष्ट्रपति ने मराठा जहाजों को दयनीय वस्तुएं बताया। एक अच्छा अंग्रेजी जहाज खुद को किसी बड़े खतरे में डाले बिना उनमें से 100 को नष्ट कर देगा। अपने जहाजों के छोटे आकार और बनावट के अलावा मराठा जमीन और समुद्र दोनों जगहों पर तोपखाने में बहुत कमजोर थे और इसलिए यूरोपीय युद्धपोतों के सामने शक्तिहीन थे। फरवरी 1665 में शिवाजी के 85 फ्रिगेट और 3 बड़े जहाजों के बेड़े ने उनकी सेना को बसरूर पहुंचाया दक्षिण कनारा की लूट के लिए। उसने बहुत पहले ही मुगल जहाजों को लूटना शुरू कर दिया था, खासकर उन जहाजों को जो मक्का के लिए तीर्थयात्रियों को ले जा रहे थे सूरत बंदरगाह से, जिसे दारुल हज तीर्थयात्रा का शहर कहा जाता था। सम्राट के पास हिंद महासागर में मराठों का सामना करने में सक्षम अपना कोई बेड़ा नहीं था। 1665 की शुरुआत में जयसिंह ने अपना अभियान शुरू किया और शिवाजी के विरुद्ध सभी संभावित शत्रुओं को एकजुट करने की अपनी नीति के अनुसार सिद्दियों को मुगलों के साथ गठबंधन करने के लिए लिखा। उसी वर्ष के अंत में जब जयसिंह बीजापुर पर आक्रमण शुरू करने वाले थे, उन्होंने इन अबिसिनियाई लोगों को मुगल सेना में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया और उन्हें मनसब देने का वादा किया। पुरंदर की संधि के द्वारा मुगलों ने शिवा के राज्य से सटे जंजीरा के क्षेत्र को शिवाजी को छोड़ दिया, बशर्ते वह उसे जीत सके। वहीं शिवा ने सम्राट के लिए जंजीरा पर विजय प्राप्त करने का प्रयास करने की भी पेशकश की। जंजीरा पर मराठा आक्रमण असफल। 1669 में शिवाजी ने जंजीरा पर बड़े जोरदार तरीके से हमला किया। साल के शुरुआती महीनों में शत्रु सेनाएं लगभग रोज ही एक दूसरे के देश में घुसपैठ करती रहीं और युद्ध ने सभी शांतिपूर्ण यातायात के रास्ते बंद कर दिए। अक्टूबर में सिद्दी पर इतना दबाव था और जंजीरा पर भूख से मरकर आत्मसमर्पण करने का खतरा मंडरा रहा था कि उन्होंने अंग्रेज व्यापारियों को लिखा कि हम आखिरी दम तक डटे रहेंगे और फिर उसे मुगलों को सौंप देंगे। अगले साल 1670 यह संघर्ष एक संकट में बदल गया। शिवाजी ने जंजीरा पर कब्जा करने के लिए अपने सारे संसाधन दांव पर लगा दिए। लगातार संघर्ष से थके हुए, अपनी प्रजा की बर्बादी से कंगाल और बीजापुर में अपने स्वामी से मदद की उम्मीद न रखते हुए तह खान ने जंजीरा की कीमत के रूप में शिवा की एक बड़ी रिश्वत और समृद्ध जागीर की पेशकश स्वीकार करने का फैसला किया। लेकिन उसके 3 अबिसिनियाई दास इस काफिर के सामने आत्मसमर्पण के खिलाफ द्वीप पर अपने कुलों को उकसाया, तह खान को कैद कर लिया, सरकार पर कब्जा कर लिया और आदिल शाह और दक्कन के मुगल वायसराय से मदद की गुहार लगाई। मुगल तुरंत मान गए और सिद्दी बेड़े को बीजापुर के आधिपत्य से दिल्ली स्थानांतरित कर दिया गया और क्रांति के नेताओं में से एक सिद्दी संबल को शाही एडमिरल बनाया गया और उसे एक मनसब और 3 लाख रुपए की जागीर दी गई। उसके 2 सहयोगियों सिद्दी कासिम और सिद्दी खैरियत को क्रमशः जंजीरा और भूप्रभुत्व की कमान सौंपी गई। सिद्दी बेड़े को बीजापुर के अधीन उन्हीं शर्तों पर मुगल सेवा में ले लिया गया। इस समय से याकूत खान की सामान्य उपाधि लगातार सिद्दी एडमिरलों को प्रदान की गई और जंजीरा की सरकार को एडमिरल के प्रभार से अलग कर एक अन्य सिद्दी के अधीन कर दिया गया, जिसे कबीले का दूसरा नेता और उत्तराधिकारी माना जाता था। एडमिरल का पद। जंजीरा में यह क्रांति खफी खां द्वारा जनवरी या फरवरी 1671 में हुई बताई गई है। इससे कुछ समय पहले ही मराठा बेड़े को भारी पराजय का सामना करना पड़ा था।
नवंबर 1670 में शिवाजी ने जंजीरा से 10 मील उत्तर में नंदगांव में 160 छोटे जहाज और 10,000 घुड़सवार और 20,000 पैदल सैनिकों की एक सेना इकट्ठा की, जिसके साथ घेराबंदी के लिए पूरी रसद, बड़ी संख्या में खनन उपकरण, कुल्हाड़ियां, फावड़े और लोहदंड और 40 दिनों के लिए भोजन भी था। 3,000 सैनिकों का एक और दल, जिसमें बड़ी संख्या में अग्रदूत शामिल थे, 1 मिनट की सूचना पर बेड़े के साथ चढ़ने और प्रस्थान करने के लिए तैयार रखा गया था। उनकी गुप्त योजना जमीन से सूरत तक कूच करने की थी, जहां बेड़ा उनसे जुड़ जाएगा और फिर 29 नवंबर को किला उन्हें सौंप दिया जाएगा, जैसा कि पहले ही तय किया जा चुका था। अपने कमांडेंट द्वारा गुप्त रूप से सहमति व्यक्त की गई थी। यदि वह वहां सफल होता तो उसका इरादा आगे बढ़कर भड़ौच पर भी कब्जा करने का था, लेकिन योजना विफल रही। बेड़ा 24 नवंबर को नंदगांव से रवाना हुआ और अगले दिन बॉम्बे द्वीप और 26 तारीख को माहिम को घेरते हुए उत्तर की ओर चला गया। शिवाजी के नेतृत्व में सेना ने स्थल मार्ग से उसी दिशा में कूच किया, लेकिन 26 तारीख को वह अचानक वापस लौट आया और अपने बेड़े को वापस बुला लिया। उसे पता चल गया था कि विश्वासघाती किलेदार का किला उसे बेचने का वादा केवल उसके लिए बिछाया गया एक जाल था। अपनी योजना को तुरंत बदलते हुए वह एक आसान और निश्चित शिकार की ओर मुड़ा। दिसंबर की शुरुआत में वह अचानक खानदेश और बरार में घुस गया और उन्हें दूर दूर तक लूट लिया। इस छापे में उसकी अनुपस्थिति के दौरान उसके बेड़े को हार का सामना करना पड़ा। दमन से गुजरते समय उसके एडमिरल ने उस जगह के 12,000 रुपए मूल्य के एक बड़े जहाज पर कब्जा कर लिया था, जो सूरत जा रहा था। पुर्तगालियों ने जवाबी कार्रवाई करते हुए उसके 12 जहाजों पर कब्जा कर लिया और इनामों को वहीं छोड़ दिया। वसीम ने बाकी मराठा बेड़े का पीछा किया, जो सुरक्षित रूप से दाभोल भाग गए। अबिसिनियाई लोगों ने दंडा किले को पुनः प्राप्त किया। 1671 जंजीरा के नए गवर्नर सिद्दी कासिम, उपनाम याकूत खान, अपने कबीलों के बीच बहादुरी, किसानों की देखभाल, क्षमता और चतुराई के लिए विशिष्ट थे। उन्होंने अपने बेड़े और युद्ध सामग्री को बढ़ाने, अपने किलों की सुरक्षा को मजबूत करने और समुद्र में यात्रा करने में खुद को व्यस्त रखा। वह दिन रात कवच पहने रहते थे और बार बार दुश्मन के जहाजों को जब्त करते थे, कई मराठों के सिर काटते थे और उन्हें सूरत भेज देते थे। उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि शिवाजी के आदमियों से दंडाराजपुरी को पुनः प्राप्त करना था। मार्च 1671 की एक रात, जब उस किले की मराठा सेना शराब पीने और वसंत उत्सव होल्ट मनाने में व्यस्त थी, याकूत खान चुपके से 40 जहाजों के साथ घाट पर पहुंच गया, जबकि सिद्दी खैरियत 500 सैनिकों के साथ जमीनी तरफ से शोरगुल मचा रहा था। सेना की पूरी ताकत खैरियत को पीछे हटाने के लिए दूसरी दिशा में दौड़ पड़ी और याकूत ने इस मौके का फायदा उठाते हुए समुद्री दीवार पर चढ़ाई कर ली। उसके कुछ बहादुर अनुयायी समुद्र में फेंक दिए गए और कुछ मारे गए, लेकिन बाकी लोग किले में घुस गए। तभी बारूद की पत्रिका में विस्फोट हो गया, जिससे मराठा कमांडेंट और उसके कई सैनिक, साथ ही 1 दर्जन हमलावर मारे गए। याकूत ने तुरंत अपना युद्ध घोष खस्सू खस्सू बुलंद किया और चिल्लाते हुए, मेरे बहादुरों, शांत हो जाओ, मैं जीवित और सुरक्षित हूँ। वह किले के केंद्र तक मारकाट और घेराबंदी करते हुए आगे बढ़ा, जहां उसने खैरियत की सेना के साथ हाथ मिलाया और पूरे क्षेत्र पर विजय प्राप्त कर ली गई। शिवा जंजीरा पर कब्जा करने की योजना बना रहा था और अब वह दंडाराजपुरी पर भी कब्जा करने में विफल रहा था। ऐसा कहा जाता है कि आश्चर्य की रात के दौरान, जिस समय बारूद का भंडार फटा, शिवा, जो 40 मील दूर था, अपनी नींद से जाग उठा और चिल्लाया कि दंडाराजपुरी पर कोई विपत्ति आ पड़ी होगी। हालांकि वह तुरंत जवाबी कार्रवाई करने में असमर्थ था, क्योंकि उसकी सेना कहीं और नासिक और बगलाना जिलों में व्यस्त थी, जहां मुगल वायसराय उस पर कड़ा दबाव डाल रहा था। इसलिए याकूत आसानी से पड़ोस के साथ अन्य किलों पर कब्जा करके अपनी सफलता को आगे बढ़ा सका। दंडराजपुरी में उसकी शानदार जीत के बाद 6 किलों ने उसके पराक्रम से भयभीत होकर अपने द्वार खोल दिए। 7वें किले ने 1 सप्ताह तक घेराबंदी की और फिर कुछ शर्तों पर आत्मसमर्पण कर दिया, जिनका याकूत ने विश्वासघात पूर्वक उल्लंघन किया। उसने लड़कों और सुंदर महिलाओं को गुलाम बनाकर उनका धर्म परिवर्तन कराया, बूढ़ी और कुरूप महिलाओं को निकाल दिया और सेना के सभी पुरुषों का नरसंहार किया।
इसके बाद कुछ समय के लिए मराठों को अपने ही क्षेत्र में रक्षात्मक मुद्रा में खड़े रहने के लिए मजबूर होना पड़ा। इन आपदाओं ने शिवा को पूरी तरह से उत्तेजित कर दिया। दंडराजपुरी किले की पुनः प्राप्ति उनके लिए एक जुनून और राजनीतिक आवश्यकता दोनों बन गई। शंभूजी के जीवन के अंत तक और उनके पूरे शासनकाल में मराठों और सिद्दियों के बीच शत्रुताएं जारी रहीं, रुक रुक कर, अनिश्चित रूप से, लेकिन अत्यधिक कटुता और रोष के साथ। दोनों पक्षों द्वारा एक दूसरे के बंदी सैनिकों और निर्दोष किसानों पर घोर क्रूरता और अमानवीय क्षति पहुंचाई गई और देश उजाड़ हो गया। आर्थिक क्षति मराठों की तुलना में छोटे और गरीब अबिसीनिया राज्य द्वारा अधिक तीव्रता से महसूस की गई और सिद्दियों ने कई बार शांति की भीख मांगी, लेकिन सफल नहीं हुए, क्योंकि वे शिवा की अपना सब कुछ उन्हें सौंपने की शर्तों को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे। सितंबर 1671 में शिवाजी ने दंडाराजपुरी पर हमले में अंग्रेजों की सहायता प्राप्त करने के लिए बंबई में एक राजदूत भेजा, लेकिन सूरत के राष्ट्रपति और परिषद ने बंबई के सैन्य बलों को सलाह दी कि उसे उसकी जरूरत के ग्रेनेड, मोर्टार और गोला बारूद देने का पक्का वादा न करें और न ही उसे पूरी तरह से मना करें, क्योंकि हमें नहीं लगता कि उसे दंडाराजपुरी के खिलाफ मदद करना उचित होगा, क्योंकि अगर यह जगह उसके कब्जे में होती तो बंबई के बंदरगाह के लिए बहुत बड़ी परेशानी साबित होती। नौसैनिक युद्ध 1672 से 1675। 1672 के उत्तरार्ध में औरंगजेब ने सूरत से 36 बड़े और छोटे जहाजों का एक बेड़ा भेजा ताकि दंडाराजपुरी के सिद्दी की सहायता के लिए समुद्र के रास्ते एक मोड़ बनाया जा सके। इस स्क्वाड्रन ने शिवाजी के लिए भारी उत्पात मचाया, उनके सभी बंदरगाह नगरों को जला दिया और लूट लिया और उनके 500 से ज्यादा जहाजों को भी नष्ट कर दिया, जाहिर तौर पर व्यापारिक नावें। इस समय 21 दिसंबर शिवा के पास 6 छोटे फ्रिगेट थे, जिन्हें उन्होंने मुगल बेड़े के डर से बंबई बंदरगाह में रख दिया था और जिन्हें अंग्रेजों ने यह दिखावा करके बचाया कि उन्होंने खुद 1660 में उनके राजापुर कारखाने की लूट के मुआवजे के तौर पर उन्हें जब्त कर लिया था। ओसी 3722। अगले जनवरी की शुरुआत में मराठों के खिलाफ अपने सफल अभियान के बाद मुगल बेड़े ने बंबई का दौरा किया। इस समय शिवा और सम्राट दोनों ही दूसरे पक्ष के साथ युद्ध में अंग्रेजों की नौसैनिक मदद के लिए उत्सुक थे, लेकिन विदेशी व्यापारियों ने बड़ी समझदारी से अपनी तटस्थता बनाए रखी, हालांकि यह एक नाजुक खेल था। हालांकि अगले अगस्त में कोलबर्ट द्वारा स्थापित नई फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का जहाज सोलेल डी ओरिएंट राजापुर पहुंचा और उसने गुप्त रूप से शिवा के बेड़े को 80 तोपें, ज्यादातर छोटी तोपें और 2000 मन सीसा बेच दिया। नवंबर 1679 में फ्रांसीसियों ने भी इसी तरह की मदद की जब उन्होंने पन्हाला की रक्षा के लिए उसे 40 तोपें बेचीं। अंग्रेजों और शिवाजी के बीच मतभेद का फायदा डच कमोडोर रेकलॉफ वान गोयन ने उठाया, जिन्होंने मार्च 1673 के आसपास मराठा सरदार से बातचीत शुरू की और उन्हें दंडाराजपुरी पर कब्जा करने के लिए पूरे डच बेड़े 22 जहाजों की मदद का वादा किया, जबकि शिवाजी को बंबई पर विजय पाने के डच प्रयास के लिए अपने 3000 सैनिक उधार देने थे। हालांकि शिवाजी ने डचों पर भरोसा करने की हिम्मत नहीं की और अंग्रेजों के साथ मित्रता जारी रखी। हालांकि इस समय तक उन्होंने बहुत सारा खजाना खर्च कर दिया था और दंडराजपुरी को पुनः प्राप्त करने के अपने व्यर्थ प्रयासों में लगभग 15,000 सैनिकों को खो दिया था। सिद्दी संबल की कमान में 30 फ्रिगेटों वाला मुगल बेड़ा मई 1673 में सूरत से दंडराजपुरी लौटा और दक्षिण पश्चिम मानसून जून से सितंबर वहां से गुजरने के बाद तट पर रवाना हुआ। कई मराठा व्यापारिक जहाजों और कुछ युद्धपोतों को अपने साथ ले गया। 10 अक्टूबर को मुस्लिम बेड़े ने बंबई बंदरगाह में प्रवेश किया, पेन और नागोथना नदियों में लैंडिंग दल भेजे, बंबई के सामने मराठा गांवों को बर्बाद कर दिया और कई लोगों को बंदी बना लिया। ये विनाश बार बार दोहराए गए, लेकिन महीने के अंत में शिवाजी के कुछ सैनिकों रायगढ़ से ने सिद्दी के सैनिकों के एक समूह को आश्चर्यचकित कर दिया जब वे उसके देश में खड़े चावल काट रहे थे और लगभग उनमें से 100 कुछ प्रमुख लोगों के सिर शिवाजी के पास ले गए। सिद्दियों द्वारा अपनी प्रजा पर की गई घोर क्रूरता और उनके क्षेत्र के कई छोटे शहरों को जलाने से शिवाजी बहुत क्रोधित हुए और मुगल साम्राज्य में, विशेष रूप से सूरत में, उनके प्रतिशोध की आशंका जताई गई। फरवरी 1674 में हमें एक अंग्रेजी पत्र से पता चलता है
सिद्दियों और शिवाजी के बीच युद्ध धीरे धीरे चल रहा था, क्योंकि वे दोनों थके हुए थे और सिद्दियों ने सूरत के राष्ट्रपति से उनके बीच शांति स्थापित करने का अनुरोध किया। हालांकि अगले महीने मार्च 1674 सिद्दी संबल ने शिवाजी के एडमिरल दौलत खान पर सतावली नदी अर्थात रत्नागिरी जिले में मुचकुंडी खाड़ी में हमला किया, जिसमें दोनों एडमिरल घायल हो गए और दोनों पक्षों के क्रमशः 100 और 44 सैनिक मारे गए। मराठे विजयी हुए और सिद्दी संबल हरीश्वर नामक बंदरगाह पर वापस चले गए। जंजीरा से 21 मील दक्षिण में मई में शिवाजी, जो उस किले दंडाराजपुरी को लेने के लिए दृढ़ थे, चाहे इसके लिए उन्हें जो भी कीमत चुकानी पड़े, के बारे में बताया गया कि वे अपनी घेराबंदी करने वाली सेना को मजबूत करने के लिए रोजाना और ज्यादा तोपें, गोला बारूद, सैनिक और धन भेज रहे थे। इस वर्ष के दौरान उन्होंने राजपुरी से लेकर गोवा के पास बरदेस तक दक्षिण कोंकण के पूरे तट को समेट लिया, लेकिन दंडराजपुरी के किले को नहीं। जंजीरा पर भव्य आक्रमण 1675 से 1676। सितंबर 1675 में हम पढ़ते हैं कि उन्होंने उस किले को जमीनी और समुद्री हमले से जीतने की तैयारी की थी। इस वर्ष जनवरी और फरवरी में शिवा के तट पर सिद्दी बेड़े का अभियान असफल रहा, लेकिन नवंबर में वे अतिरिक्त सैनिकों के साथ वापस लौटे और लूटपाट और आगजनी करते हुए बिंगुरला तट तक पहुंचे। घेरिया, विजयदुर्ग और राजापुर के मराठा सरदारों ने युद्ध की तलाश में समुद्र का रुख किया, लेकिन सिद्दी बच निकले। जंजीरा। कुछ महीने पहले शिवा ने उस द्वीप पर एक बड़ी सेना के साथ घेरा डाला था। पड़ोसी तट पर उसकी चौकियां और दुर्ग बिखरे हुए थे और उसने कुछ तैरती हुई बैटरियां भी बनाई और मुख्य भूमि से जंजीरा द्वीप तक समुद्र पार एक छछूंदर फेंकने का प्रयास किया। 1675 के अंत में सिद्दी संबल के नेतृत्व में बेड़े के आगमन पर घेराबंदी हटा ली गई थी, लेकिन अगले वर्ष इसे पहले से भी अधिक जोरदार तरीके से फिर से शुरू किया गया। पेशवा मोरोपंत को 10,000 सैनिकों के साथ बेड़े और पूर्व घेराबंदी करने वाली टुकड़ियों व्यंकोजी दत्तों के अधीन के साथ सहयोग करने के लिए भेजा गया था। अगर हम रहस्यमय मराठी इतिहास पर भरोसा कर सकते हैं तो जंजीरा में उतरने की जगह और किले के बाहर 2 बगीचों पर धावा बोल दिया गया और सिद्दी लोगों को द्वीप के केंद्र में एक ऊंचाई पर स्थित एक किले में शरण लेने के लिए मजबूर होना पड़ा। वह जगह पूरी तरह से घेर ली गई थी, लेकिन प्रयास विफल रहा। सिद्दी कासिम मुगल बेड़े ने घेराबंदी की रेखा को तोड़ दिया, रक्षा में जान फूंक दी, जवाबी हमले किए, तैरती हुई बैटरियों को जला दिया और मराठों को घेराबंदी हटाने के लिए मजबूर कर दिया। दिसंबर 1676 के अंत में जंजीरा को एक जीवित संत के आशीर्वाद से बचाया गया और महाराजा के सैनिक निराश होकर लौट गए, जैसा कि मराठी इतिहासकार कहते हैं। नौसैनिक युद्ध 1676 से 1680। सिद्दियों के साथ शेष संघर्ष का विवरण नीचे संक्षेप में दिया गया है, जो अंग्रेजी फैक्ट्री अभिलेखों से संकलित ओरमे के वृत्तांत खंड 55 से 88 पर आधारित है, जिसे मैंने लंदन स्थित इंडिया ऑफिस के कुछ अतिरिक्त अभिलेखों के संदर्भ में पूरक बनाया है। मई 1676 में मुगल सरकार से झगड़ा करने वाले सिद्दी संबल को बर्खास्त कर दिया गया और शाही एडमिरल का पद सिद्दी कासिम को दे दिया गया, जिसे दंडाराजपुरी का गवर्नर बनाया गया। कासिम अपने नए मुख्यालय जाते समय बंबई में रुके, लेकिन संबल ने अपने उत्तराधिकारी को बेड़ा सौंपने में देरी की। वह अक्टूबर में शिवाजी के तट पर आगे बढ़े और दिसंबर में जैतापुर, राजापुर नदी के मुहाने पर को जला दिया, लेकिन उन्हें आगे बढ़ने से रोक दिया गया और वे जंजीरा लौट आए, जहां कासिम ने पहले ही मोरोपंत के नेतृत्व में मराठा घेराबंदी शुरू कर दी थी। 1677 की शुरुआत में दिल्ली से सख्त आदेश आया कि बेड़ा कासिम को सौंप दिया जाए, लेकिन संबल ने कई महीनों तक आदेश का पालन टाल दिया, जब तक कि बंबई में रहने वाले प्रतिद्वंद्वी सिद्दी एडमिरलों के बीच मारपीट नहीं हो गई और अंततः अंग्रेजी परिषद की मध्यस्थता से झगड़ा सुलझ गया और अक्टूबर के अंत में कासिम को एडमिरल नियुक्त किया गया। संबल ने नाराज होकर अपनी सेवाएं शिवा को सौंप दी और अपने परिवार और निजी सेवकों को अपने साथ ले गए, जिनमें सबसे प्रमुख थे उनके वीर भतीजे सिद्दी मिस्री। कासिम ने नवंबर में बेड़े के साथ बंबई छोड़ दिया। अगले मार्च तक वह कोंकण तट पर घूमता रहा, लगातार उतरता रहा और लोगों का अपहरण करता रहा,
और उन सभी को ब्राह्मण कैदियों सहित उसने अपवित्र नीच काम करने के लिए मजबूर किया। अप्रैल 1678 में वह मानसून के दौरान आराम करने के लिए बंबई लौट आया। शिवाजी ने ब्राह्मणों के अपमान का बदला लेने के लिए अपने एडमिरल दौलत खान और दरिया सारंग को 4000 सैनिकों के साथ बंबई के सामने स्थित एक कस्बे पनवेल जुलाई भेजा और उन्हें खाड़ी पार करके बंबई द्वीप के मझगांव में लंगर डाले सिद्दी बेड़े को जलाने का आदेश दिया। लेकिन नावों की कमी और मानसून की भीषणता ने सेना को पार करने से रोक दिया और दौलत खान ने पुर्तगालियों पर व्यर्थ दबाव डालने के बाद अपने क्षेत्र से होकर जाने की अनुमति देने के लिए रायगढ़ वापस चले गए। सिद्दी कासिम ने अपनी नावें भेजी और अलीबाग तट को लूट लिया। अक्टूबर 1678 में दौलत खान को एक बड़ी सेना और पहले से भी अधिक शक्तिशाली तोपखाने के साथ जंजीरा पर बमबारी फिर से शुरू करने के लिए भेजा गया, लेकिन सूरत से धन न मिलने के कारण सिद्दी कासिम अपने सैनिकों को भुगतान नहीं कर सके और उन्हें बंबई बंदरगाह में निष्क्रिय रहना पड़ा। इस समय तक शिवाजी की नौसेना बढ़कर 22 मस्तूल वाले गुरब और 40 गैलवेट हो गई थी। उनके किसी भी बंदरगाह में बड़े आकार के जहाजों को प्रवेश नहीं मिलता था, जैसे सूरत में या यूरोपीय लोग इस्तेमाल करते थे। मालाबार और कोंकण तटों के बंदरगाहों से बंदरगाहों तक विशाल यातायात अनादिकाल से उथले भार वाले जहाजों द्वारा किया जाता रहा था, जो जमीन के हर आश्रय में छिपने में सक्षम थे। इन तटों पर युद्ध के लिए जहाज भी उसी छोटे आकार के बनाए जाते थे और खुले समुद्र में भार वाले जहाजों के मुकाबले उनकी संख्या, बंदूक शक्ति या नौवहन क्षमता नहीं ज्यादा होती थी। शिवाजी ने अपनी नौसेना में इस व्यवस्था में कोई बदलाव नहीं किया। फरवरी 1680 में कासिम ने बंबई बंदरगाह में अपने लंगरगाह से धावा बोलकर पेन नदी के किनारे कई गांवों को जला दिया और 1000 बंदियों को छुड़ाकर ले आया। फिर शिवा और अंग्रेजों ने एक समझौता किया मार्च में कि सिद्दी बेड़े को बंबई में शीतकाल बिताने की अनुमति नहीं दी जाएगी जब तक कि वे सख्त तटस्थता का पालन करने का वादा न करें। इससे कहानी शिवाजी की मृत्यु तक पहुंचती है, लेकिन मराठों द्वारा जंजीरा पर असफल हमलों और सिद्दियों द्वारा तटीय क्षेत्र की क्रूर तबाही की वही थकाऊ कहानी शंभूजी के अधीन समाप्त हो गई। खंडेरी द्वीप के लिए अंग्रेजों के साथ युद्ध 1679। जंजीरा पर कब्जा करने की कठिनाई ने शिवा को आसपास के किसी अन्य द्वीप के बारे में सोचने पर मजबूर कर दिया, जहां उन्हें एक नौसैनिक अड्डा मिल सके। उन्होंने खंडेरी केनरी को चुना, जो एक छोटा चट्टानी द्वीप था, 100 मील गुना 140 मील, बंबई से 11 मील दक्षिण और जंजीरा से 30 मील उत्तर में स्थित था। अप्रैल 1672 की शुरुआत में ही सूरत के लोगों को इस द्वीप पर एक किला बनाने के उनके इरादे के बारे में पता चल गया था। अंग्रेज राष्ट्रपति ने एक बार इसे रोकने का फैसला किया, क्योंकि इससे सूरत से ज्यादा बंबई के हितों पर असर पड़ रहा था, क्योंकि खंडेरी से देखे बिना कोई भी जहाज बंबई बंदरगाह में प्रवेश या बाहर नहीं जा सकता था। मराठा इंजीनियरों की प्रगति बहुत धीमी थी और अगले सितंबर तक उनकी किलेबंदी अभी भी अधूरी थी। अंग्रेज और सिद्दी बेड़े एक साथ वहां पहुंचे और मराठों को अपना काम रोकने की चेतावनी दी। शिवाजी के एडमिरल दौलत खान और मियां नायक खुद को बहुत बेहतर सेनाओं के सामने पाकर द्वीप से हट गए। अगस्त 1679 के अंत में शिवा ने खंडेरी की किलेबंदी का काम फिर से शुरू किया और चौल में इस काम के लिए लोग और सामग्री इकट्ठा की। उन्होंने कालियान और चौल के राजस्व में से 1 लाख खून इस काम पर खर्च करने के लिए आवंटित किए। 15 सितंबर को हम पाते हैं कि मियां नायक की कमान में 4 छोटी तोपों के साथ शिवा के 150 सैनिक पहले ही द्वीप पर पहुंच चुके हैं और उन्होंने इसके चारों ओर मिट्टी और पत्थर की दीवारें खड़ी कर दी हैं। बंबई के उपराज्यपाल के इस जगह को बंबई द्वीप का हिस्सा होने के नाते छोड़ देने के अनुरोध को मराठों ने शिवाजी के इस आशय के आदेश के अभाव में अस्वीकार कर दिया। इसलिए अंग्रेजों ने यह निश्चय किया कि यदि द्वीप पर कब्जा जारी रहा और दौलत खान के नेतृत्व में मराठा बेड़ा किलेबंदी की रक्षा के लिए वहां आया, तो वे एक खुले और सार्वजनिक दुश्मन की तरह उन्हें बलपूर्वक खदेड़ देंगे। समुद्र में अंग्रेजों और मराठों के बीच पहली मुठभेड़ 19 सितंबर को हुई और मराठों के लिए यह हार के साथ समाप्त हुई। बड़े अंग्रेज जहाज अभी भी खंडेरी की खाड़ी के बाहर थे, क्योंकि अभी तक जमीन की माप नहीं ली गई थी और उन्हें द्वीप के करीब नहीं लाया जा सका था। लेफ्टिनेंट फ्रांसिस थोर्प ने कुछ शिबारों के साथ
पूरी तरह से आदेशों के विरुद्ध द्वीप पर उतरने का एक बेतहाशा प्रयास किया। अंग्रेजों पर तटीय क्षेत्रों से बड़े और छोटे गोलों से हमला किया गया। उतावला युवा अधिकारी दो अन्य सैनिकों जॉन ब्रैडबरी और हेनरी वेल्च के साथ मारा गया। कई अन्य घायल हुए और जॉर्ज कोल और कई अन्य अंग्रेज द्वीप पर बंदी बना लिए गए। लेफ्टिनेंट के शिबार को दुश्मन ने पकड़ लिया, जबकि दो अन्य शिबार खुले समुद्र में बेड़े में भाग गए। अगले दिन मराठों ने एक और अंग्रेज शिबार को ले लिया। सार्जेंट जाइल्स ने डरते डरते कोई प्रतिरोध नहीं किया। अक्टूबर की शुरुआत में मराठा बेड़ा खंडेरी की सहायता के लिए जाने के लिए तैयार था। अंग्रेजों के साथ दूसरी लड़ाई 18 अक्टूबर 1679 को लड़ी गई। भोर होते ही दौलत खान के नेतृत्व में 60 से ज्यादा जहाजों वाला पूरा मराठा बेड़ा अचानक उस छोटे से अंग्रेजी स्क्वाड्रन पर टूट पड़ा, जिसमें रिवेंज फ्रिगेट, दो मस्तूल वाले 2 गुरब, 3 शिबार और 2 मुचुआ थे। कुल 8 जहाज, जिनमें 200 यूरोपीय सैनिक, लश्कर और गोरे नाविक भी थे। मराठे चौल के थोड़ा उत्तर में तट से आगे बढ़े, इतनी तेजी से आगे बढ़े कि खांडेरी के पास लंगर डाले अंग्रेजी जहाजों को वजन कम करने का भी समय नहीं मिला। आधे घंटे से भी कम समय में अंग्रेजी गुरबों में से एक डोवर, जिस पर सार्जेंट मॉलिवरर और कुछ अंग्रेजी सैनिक सवार थे, ने बड़ी कायरता से अपना झंडा फहराया और मराठों द्वारा उसे ले जाया गया। दूसरा गुरब अलग थलग रहा और 5 छोटे जहाज भाग गए, जिससे रिवेंज दुश्मन के बीच अकेला रह गया। लेकिन उसने बहादुरी से लड़ाई लड़ी और मराठाओं के 5 जहाजों को डुबो दिया, जिस पर उनका पूरा बेड़ा नागोथना के तट पर भाग गया, जहां रिवेंज ने उनका पीछा किया। 2 दिन बाद मराठा बेड़ा खाड़ी से निकल गया, लेकिन आगे बढ़ते अंग्रेजी जहाजों को देखकर वे वापस भाग गए। तोपखाने से लड़े गए नौसैनिक युद्धों में मच्छर शिल्प की अक्षमता इतनी ज्यादा है कि 50 पतले और खुले भारतीय जहाज भी एक बड़े और मजबूत अंग्रेजी जहाज के सामने कुछ नहीं थे। नवंबर के अंत में 34 जहाजों वाला सिद्दी बेड़ा खंडेरी के पास अंग्रेजों से जुड़ गया और द्वीप पर रोजाना हमला करता रहा। लेकिन इन अभियानों की भारी कीमत अंग्रेज व्यापारियों को चुकानी पड़ी, जिन्होंने यह भी महसूस किया कि वे लड़ाई में खोए किसी भी सैनिक की जगह लेने के लिए गोरे सैनिकों की भर्ती नहीं कर सकते थे और इसलिए लंबे समय तक उसका, शिव का, विरोध नहीं कर सकते थे। कहीं ऐसा न हो कि वे नासमझी में खुद को इतना कमजोर कर लें कि अगर शिव अपनी सेना को इस तरफ खींचने के लिए उतावले हो जाए तो वे बंबई की रक्षा भी न कर पाए। इसके अलावा मानसून के तूफानों के दौरान अंग्रेजों को खंडेरी से अपनी नौसैनिक गश्त वापस लेने के लिए मजबूर होना पड़ता और तब शिवा इस अवसर का लाभ उठाकर द्वीप को मजबूत और सुरक्षित कर लेता और हमारी सारी साजिशों को विफल कर देता। इसलिए सूरत परिषद ने 25 अक्टूबर को समझदारी से यह संकल्प लिया कि अंग्रेजों को समय रहते सम्मान पूर्वक वापस लौट जाना चाहिए और या तो शिवाजी के साथ किसी मित्रवत मध्यस्थ के जरिए इस मतभेद को सुलझा लेना चाहिए या फिर उनके विरोध का भार बसीम के पुर्तगाली गवर्नर या सिद्दी पर डाल देना चाहिए और इस तरह माननीय कंपनी को इस बड़े कार्यभार से मुक्त कर देना चाहिए। सूरत का कारखाना खुद खतरे में था और वह बंबई की सहायता के लिए किसी भी यूरोपीय सैनिक को नहीं छोड़ सकता था। बंबई के अंग्रेजों की चिंताएं और योजनाएं। शिवा द्वारा बंबई के विरुद्ध जिस प्रतिशोध की आशंका थी वह लगभग घटित हो ही गया। खंडेरी के सामने अपने बेड़े की हार से अत्यधिक क्षुब्ध होकर उसने 4000 सैनिकों को थाना के रास्ते बंबई पहुंचने के इरादे से कलियान भिउंडी भेजा। बेसिन के पुर्तगाली गवर्नर ने उन्हें अपने देश से होकर जाने की अनुमति देने से इनकार कर दिया, तो आक्रमणकारी ट्रॉम्बे द्वीप के सामने पनवेल अपने क्षेत्र में एक बंदरगाह की ओर कूच कर गए और वहां से 7 शिबारों पर चढ़ने का इरादा रखते थे। अक्टूबर 1670 के अंत में बंबई के निवासी बुरी तरह भयभीत थे। उपगवर्नर ने तीखे हमले किए, लेकिन सूरत के राष्ट्रपति और परिषद ने पीछे हटने का फैसला किया। राजापुर के रास्ते शिवाजी से भेजा गया एक विनम्र पत्र प्राप्त करने पर उन्होंने लिखा, एक शालीन उत्तर जिसमें हमारी परेशानी को दर्शाया गया है कि उनके लोगों ने बंबई में अंग्रेजों को खंडेरी जैसी तुच्छ चट्टान की किलेबंदी के बारे में उनसे झगड़ा करने का मौका दिया है, जो उनकी प्रतिष्ठा और योग्यता के अनुरूप एक राजकुमार के लिए जरा भी शोभा नहीं देता। और यद्यपि हमें उस स्थान पर जाने का अधिकार है, फिर भी अपनी कार्यवाही की स्पष्टता दिखाने के लिए हम जो कुछ हो चुका है उसे भूलने को तैयार हैं और इसलिए हमने
बंबई के उपराज्यपाल को निर्देश दिए हैं कि वे वर्तमान मतभेदों के बारे में उनके द्वारा नियुक्त किए जाने वाले व्यक्तियों से बात करें। उपराज्यपाल इस शांतिपूर्ण लहजे से बहुत असंतुष्ट थे और उनका मानना था कि शिवाजी के देश और बेड़े के विरुद्ध एक सशक्त आक्रमण नीति इस विवाद का शीघ्र समाधान करेगी, जो माननीय कंपनी के लिए लाभदायक होगा। लेकिन सूरत के उच्च अधिकारियों ने अपने पूर्व आदेशों को दोहराया कि बंबई को शिवा के साथ युद्ध से बचना चाहिए और खंडेरी को मजबूत करने के उसके मंसूबों को या तो संधि करके या सिद्दी बेड़े द्वारा उसका विरोध करने में हमारी सहायता करके विफल करना चाहिए। परामर्श करने वाले दोनों अंग्रेज कप्तानों का भी यही मत था। वही दिसंबर के अंत में मराठों ने कई बड़ी तोपें थाईलैंड मुख्य भूमि पर खींच लीं और खराब मौसम के कारण डूबे हुए छोटे अंग्रेजी जहाजों पर उनसे गोलीबारी शुरू कर दी। लेकिन बिना लड़े द्वीप पर मराठों की किलेबंदी में बाधा डालने की उम्मीद बेकार साबित हुई और अंग्रेजी जहाजों को खंडेरी से वापस बुला लिया गया। जनवरी 1680, जो सभी की प्रशंसा के साथ सिद्दी और अंग्रेजों के खिलाफ डटे रहने के बाद मानसून आने पर दुश्मन के जहाजों से मुक्त हो गए और शिवा के हाथों में रहे। लेकिन सिद्दी ने खंडेरी के पास लगभग 1 मील परिधि वाले एक छोटे से द्वीप उंडेरी हेनरी पर 300 सैनिकों और 10 बड़ी तोपों के साथ कब्जा कर लिया, उसे किलेबंद कर दिया। 9 जनवरी 1680 मराठा तोपों को शांत करने की कोशिश की। दौलत खान अपने बेड़े के साथ नागोथना नदी से निकला और 2 रातों में उंडेरी पर हमला किया, इस उम्मीद में कि वह उसे चौंका देगा। लेकिन सिद्दी की सतर्कता और चौल से मिली अच्छी खुफिया जानकारी ने उसके मंसूबे को नाकाम कर दिया। 26 जनवरी को दौलत खान ने द्वीप पर 3 जगहों से हमला किया, 2000 सैनिकों को उतारने और उसे जीतने के लिए तैयार। लेकिन 4 घंटे की मुठभेड़ के बाद वह चौल की ओर पीछे हट गया, जहां उसने 4 गुरब और 4 छोटे जहाज खो दिए। 200 लोग मारे गए, 100 घायल हुए, कैदियों के अलावा, और खुद भी गंभीर रूप से घायल हो गया। सिद्दी के केवल 4 लोग मारे गए और 7 घायल हुए, लेकिन 2 बड़े जहाजों, 5 तीनम स्तूल वाले फ्रिगेट, 1 केच और 26 गैलीवेट के बेड़े में से कोई भी जहाज नहीं बचा जिसमें 700 लोग सवार थे। शंभूजी के शासनकाल के दौरान अंडरी सिद्दी के हाथों में रहा और उसने खंडेरी पर मराठा कब्जे को बेअसर कर दिया। दोनों द्वीप केवल एक दूसरे पर बमबारी कर रहे थे।